हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, आपके चैप्टर नंबर 3 का मींस हम लोग अकॉर्डिंग टू योर बुक नवबोध बुक के अकॉर्डिंग हम लोग 1C को कंप्लीट करने वाले, जिसमें मापन और उसकी त्रुटियों के बारे में कंप्लीट देखने वाले हैं। मापन की त्रुटियां और उसके जितने भी प्रकार है, उसके संयोजन है, पूरी चीजों को कंप्लीट देखने वाले। तो बस ध्यान से देखते चलो, जो भी चीजें हैं जितनी आसान तरीका हो सकती है मैं वो कराने की आपको कोशिश करूंगा। और नोट बनाते चलो भाई, क्योंकि नोट से पढ़ना जरूरी होता है। 11th और 12th में टॉपिक लेके जाना होता है और उसी टॉपिक को मैं कवर करा रहा हूं। आपको बहुत से बच्चों को सिर्फ अभी से क्वेश्चंस की डिमांड है, तो भाई टॉपिक कर लो, क्वेश्चंस यूं ही बनने लगेंगे, देखना, ठीक है। बिलीव करो, और जो टॉपिक कराते जा रहा हूं सभी को 1 बाय 1 करते चलो। चैप्टर 1 और 2 के वीडियो आ गई, आप लोग नहीं देखेंगे तो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। उसको 1 शॉट है दोनों में, या सेपरेट वीडियोस भी डली हुई है, मतलब टॉपिक वाइज भी डली हुई है और 1 शॉट भी डली हुई है, तो 1 शॉट जा करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो हम लोग जो स्टार्ट होगी हमारी ये चैप्टर 1C जो है स्टार्ट होगी, या चैप्टर नंबर 3 बोल सकते हैं या 1C कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको स्टार्ट जब करेंगे तो हमारा जो है कहां से होगा भाई, यथार्थता से होगा, इस वाले पोर्शन से, जो कि समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यथार्थता परिभाषा से तो यूं ही समझ आ जाता है, मतलब परिभाषा से लगता है हाँ इजी, बट उसको डीप नॉलेज हमें देखना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है यथार्थता, एक्यूरेसी। आप लोग एक्यूरेसी वर्ड सुने होंगे, बोलते हैं ना एक्यूरेट बताओ, टीचर लोग बोलते हैं ना, हम कुछ भी बताते रहते हैं, ये है नहीं, एक्यूरेट बताओ, मतलब एकदम फिक्स्ड वैल्यू, मतलब आसपास की वैल्यू हमें बतानी होती है। तो उसकी परिभाषा देखो क्या होगी बच्चों, मापित मान और वास्तविक मान। कौन कौन सा भाई, एक तो हम लोग ले रहे हैं मापित मान और एक ले रहे हैं वास्तविक मान। तो भैया ये मापित मान और वास्तविक मान होता क्या है उसको समझ लो। मापित मान बोल दिया मतलब वहां पर मापा गया मान, ठीक है। मापा गया मान मतलब मैं उसको नाप के बताया हूं कि यहां इतना सेंटीमीटर है करके। वास्तविक मान, मान के चलो कोई छड़ है, कोई रॉड है, उसकी लंबाई जो है 5.0 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है भाई, 5.0 सेंटीमीटर। 5.0 सेंटीमीटर है किसकी, एक छड़ की लंबाई। वो उसकी कौन सी एक्चुअल वैल्यू, वास्तविक मान है, वो है उतना। लेकिन कोई मुझे नापने बोल दिए उसको, जब मैं नापा हूं तो वो है कितना, 4.9 सेंटीमीटर आया मेरे से, जब मैं उसको नापा हूं। तो देखो यहां पर यह है वास्तविक मान और यह मापित मान। मापित मान वास्तविक मान के जितना भी निकट होती है, वो देखो उसके जितना भी पास होगा वही उसकी क्या कहलाती है, यथार्थता कहलाती। हो सकता है कोई और बंदा नापे उसको तो 4.8 सेंटीमीटर आ जाए, आ सकता है ना, ऐसा कुछ समथिंग तो आ सकता है। तो जो जितना मतलब उसके निकट रहेगा, मापित मान है भाई, जो वास्तविक मान के जितना निकट होता है उसे ही उसकी यथार्थता कहते हैं, उसे ही उसकी एक्यूरेसी कहते हैं, एक्यूरेट वैल्यू कहते हैं। अंडरस्टैंड, इस तरीके से आपको बताना है। फिर आपको क्या करना है, ये बताना है भाई क्या प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होती है बच्चों, आपको देख लो, परिशुद्धता इंग्लिश में बोला जाता है। अब यहां पर इन दोनों को देखो, उसको बताया तो तब समझ आ गया होगा, इसको भी बताऊंगा तो और भी समझ आता, सॉरी कंफ्यूजन बढ़ेगा, समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा। देखो समझो क्या होती है। परिशुद्धता यह बताती है कि कोई राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई। बोलोगे भैया ये तो बुक में भी लिखा है, हाँ इसलिए तो मैं बुक का कराऊं, क्योंकि जो चीजें आपके पास है उसी से रिलेटेड चीजें आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको बहुत चीजें हेल्पफुल होगी। देखो परिशुद्धता यह बताती है कि कोई राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी जाती है, ठीक है। मतलब हम किसी चीज को कितनी, जैसे यहां पर वास्तविक मान कितनी पास तक ले जा सकते हैं उस चीज को। अब यहां पर मान के चलो वो लंबाई कितनी है वहां पर, ये 5.5 सेंटीमीटर का है करके मुझे पता है, ठीक है, 5.0 सेंटीमीटर। लेकिन मैं नाप रहा हूं उसको, बार बार नापा हूं तो मेरे से हर बार 4.77 आ रहा है, हर बार 77 आ रहा है, तो यही इसकी क्या कहलाएगी, परिशुद्धता वैल्यू कहलाएगी। मतलब वो वैल्यू जो बार बार आती है, हम कर रहे हैं बार बार, तो जो वैल्यू बार बार आती है वही उसकी क्या कहलाती, परिशुद्धता कहलाती, प्रिसीजन कहलाती। क्लियर है। यथार्थता ये बताती है कि हम उसको कितने नजदीक तक, कितने निकट तक माप सकते हैं, और परिशुद्धता ये बताती है कि ऐसा कौन सा वैल्यू जो बार बार प्रैक्टिकल करने के बाद बार बार नापने के बाद भी वो वैल्यू आती, तो वही उसकी परिशुद्धता वैल्यू होती है, ठीक है। क्लियर है। एक चीज और से, और इसको बाय एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे कि सपोज दैट मैं एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास ये शूटिंग पॉइंट है, 2 शूटिंग पॉइंट है, चलो 3 शूटिंग पॉइंट बनाते हैं,
3 शूटिंग पॉइंट है, मतलब इसमें वो गेम खेलने वाला आता है ना, ऐसे करके आपको उसमें क्या लगाना पड़ेगा, तीर लगाना पड़ेगा। तो ऐसे मैं तीर लगाता हूँ, मेरा एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ऐसा कहीं कहीं लगते जाता है। तो बता रहा हूँ ये ना तो आपका एग्जैक्ट मुझे लगाना कहाँ पर है, इस पॉइंट पर, बीचों बीच लगाना है इसमें, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट पे लगाना है, इस बीच वाले पॉइंट पे, ठीक, इसको करते हैं ऐसा, इस सेंटर पॉइंट पे लगाना है। तो देखो ये सेंटर पॉइंट में एक भी नहीं लगा ना। अब तो देखो ये वाली जो हमारी शूटिंग पॉइंट है, ये ना तो मेरा यथार्थ है ना परिशुद्ध है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट कहीं पर भी नहीं जा रहा हूं। बट देखो अगर मैं इसमें कर रहा हूं तो बार बार मेरा जो है इसी के आसपास ऐसे आ रहा है, इसके आसपास, मतलब उसमें नहीं लग रहा है लेकिन कहीं और आ रहा है। एक्चुअल जहां पर मुझे शूट करना चाहिए वहां पर मैं शूट नहीं कर पा रहा हूं, विभेदन नहीं कर पा रहा हूं, बट कहीं और कर चुका हूं, तो वही मेरा क्या कहलाता है, परिशुद्धता कहलाता है। जैसे वहां पर बताया था ना, एक्चुअल वैल्यू 5 सेंटीमीटर है करके मुझे बताया गया, लेकिन मैं जब नाप रहा हूं तो बार बार मेरे से 4.7 आ रही थी, तो वो उसकी परिशुद्धता वैल्यू बता रही थी। सिमिलरली यहां पर इसको भेदना है, मुझे वहां पर लगाना है, बट जो यहां पर आए तो ये क्या होगी, उसकी परिशुद्धता पॉइंट कहलाएगी। ये मतलब ये वैल्यू जो है क्या होगा, परिशुद्ध होगा। लेकिन मैं एकदम एक्यूरेट जहां पर है वहीं पर बार बार ऐसा करूं 4-5 बार ऐसा लगा मेरा, तो वो क्या कहलाएगा, यथार्थता कहलाएगा। तो इस तरीका से इन चीजों को समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल मैं समझाया वो ना तो यथार्थ है ना तो परिशुद्ध है। सेकेंड वन आपका क्या है भाई, आपका क्या है, परिशुद्ध है। और थर्ड वन जो एग्जांपल है, पॉइंट है, शूटिंग पॉइंट है, वो आपका क्या है कहलाएगा, यथार्थता कहलाएगा, क्योंकि उसमें हमें जहां पर शूट करना था उसके एग्जैक्ट पास में जा रहे हैं। क्लियर है, अब तो क्लियर होगी नो डाउट मेरे हिसाब से, ठीक है। यथार्थता और परिशुद्धता बता दी। अब आते हैं हम लोग किस पर भाई, मापन में त्रुटियां, है ना। अब देखो यथार्थता और उसको इसलिए करें हैं क्योंकि त्रुटि निकालने के लिए, तभी तो हमें पता चलेगा। यथार्थता से तो पता चलता है कि वो क्या है, त्रुटि क्या हो, मतलब एक्यूरेट क्यों नहीं पहुंच रहे, है ना। उन चीजों को समझना है यहाँ पर। तो हम चलते हैं भाई, आप लोग नोट करते चलेंगे किस पर, हमारे इस चैप्टर के मेन टॉपिक पर। वो क्या है भाई, मापन में त्रुटियां, एरर इन मेजरमेंट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा हूं, किसी भौतिक राशि की वास्तविक मान, किसको, एक्चुअल वैल्यू जो होती है, वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को। वास्तविक मान और मापित मान मैं बता चुका हूं एक बार फिर आपको। जैसे कि मान के चलो मेरे पास कोई क्षण है, उसका वैल्यू कितना है, 5.0 सेंटीमीटर है, लेकिन उसका मैं माप रहा हूं तो मेरे से आ रहा है 4.9 सेंटीमीटर आ रहा है उसकी वैल्यू। मैं क्या निकाल के बता रहा हूं आपको, त्रुटि समझा रहा हूं कि त्रुटि कितना का है, ठीक है। तो देखो जब एरर में काउंट कर रहा हूं तो एक्चुअल वैल्यू ये वास्तविक मान है, तो वास्तविक मान और मापित मान के बीच जो अंतर होता है, गैप हो रहा है, यहां पर अंतर कितने का आ रहा है, 0.1 का गैप आ रहा है ना, 0.1 की गैप आ रही, तो इसमें त्रुटि किसको बोलेंगे, इसकी त्रुटि हो जाएगा भाइयों, देखो यहां से 0.1 का होगा, ठीक है। तो जो वास्तविक मान मतलब एक्चुअल जो वैल्यू रहेगा उसको हम लोग नापेंगे तो अलग वैल्यू आएगा, तो उसके बीच जो गैप अंतर रहता है, डिफरेंस रहता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, त्रुटि कहते हैं। आ गया समझ, ठीक। अब चलते हैं त्रुटि के टाइप पर, त्रुटि के प्रकार पर। बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है बट समझना पड़ेगा। अब टाइप बहुत ज्यादा है, देख सकते हो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर। सबसे पहले तो 3 टाइप्स देखेंगे हम लोग, है ना। क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि, ये त्रुटि के प्रकार है। अब बोलोगे त्रुटि कैसे अलग अलग प्रकार का हो सकता है, होता है, समझो। वहां पर त्रुटि को अलग अलग टाइप्स में डिफाइन किया गया है, उसको डिराइव्ड किया गया है कि हाँ हम इतने प्रकार की त्रुटि को देख सकते हैं करके। क्योंकि ये यहां पर देखो मेरे मापने में त्रुटि हुआ था, हो सकता है देखने में त्रुटि हो सकता है, हो सकता है बोलने में, कईयों प्रकार की त्रुटि हो सकता है। हो सकता है मैं जिस टेप से नाप रहा हूं वही छोटा हो, बड़ा हो, ज्यादा हो, मिस प्रिंटिंग हो, कुछ भी तो हो सकता है ना, जिसकी वजह से, इसलिए त्रुटि को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। मेन 3 पार्ट्स है। फर्स्ट वन है क्रमबद्ध त्रुटि, और सेकेंड वन है आपका यादृच्छिक त्रुटि, और थर्ड वन है स्थूल त्रुटि। तो 1 बाय 1 बताते चलता हूं, ध्यान से नोट भी करते चलेंगे। क्रमबद्ध त्रुटि की बात करें ना बच्चों, याद रखना हम किसको बोलेंगे, क्रमबद्ध त्रुटि ऐसी त्रुटि को कहते हैं जिसकी कारण हमें पता रहता है। मतलब सपोज दैट मुझे पता है, हम लोग वेट मशीन करते रहते हैं, मान के चलो मैं वेट करा रहा हूं, वजन करा रहा हूं, मुझे पता है कि उसमें वेट मशीन में 0 होना चाहिए, है ना। बट 0 ना होकर उसमें 0.250 मतलब 250 ग्राम पहले से, तो मैं उसमें चढ़ूंगा जब, मुझे पता है कि 70 मेरा वजन आ रहा है, मान के चलो बाई एग्जाम्पल 70 किलो 250 ग्राम, मान के चलो इतना आ रहा है, तो मैं क्या समझूंगा वहां पर, क्या मानूंगा, हाँ वो तो मतलब मेरा वजन कितना है, 70 किलो का है मानूंगा, क्योंकि ये 250 ग्राम एक्स्ट्रा है,
उसमें त्रुटि आ रहा है, तो जिसकी कारण मुझे पता है हाँ भाई मशीन में प्रॉब्लम था इस वजह से इतना आ रहा है, तो जिसकी भी कारण हमें पता होता है उसी को क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। अंडरस्टैंड, क्लियर? ठीक, ऐसे त्रुटि जिसको मतलब कारण पता है कि हाँ इसके वजह से आ रहा है, हाँ मेरे स्केल का 2-3 पॉइंट घिस गया इसलिए ऐसा आ रहा है, मुझे पता है, हाँ मुझे मेरा प्रकार है, प्रकार से मैं मान के चलो नाप रहा हूं तो मेरा बैंड है थोड़ा सा हिला डुला है, ढीला है, जो भी है, तो आपको त्रुटि का जब कारण पता होता है कि इसके वजह से हो रहा है तो उसको ही आपको क्रमबद्ध त्रुटि बोलना है। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब क्या क्रमबद्ध त्रुटि को कम किया जा सकता है? हाँ भाई, करके तो दिखाया ना ऊपर, मेरा वजन है 70 किलो का लेकिन उसमें दिखा रहा है 250 ग्राम का एक्स्ट्रा, तो मैं उस चीज को कम करके बताऊंगा कि मेरा वजन 70 किलोग्राम है करके, इस तरीके से। ठीक है। फिर यादृच्छिक त्रुटि में आ जाओ, देखो मैं पूरा एकदम इसको लिखा नहीं रहा हूं, बट आपको जो चीजें बोल रहा हूं, जो एग्जांपल्स दे रहा हूं, उस चीजों को समझना है और उन्हीं एग्जांपल्स को यहां पर लिखना है। ठीक, यादृच्छिक त्रुटि देखो, बात कर लेते हैं यादृच्छिक त्रुटि का, तो इसमें कारण पता होता है लेकिन इसमें कारण पता नहीं होता है, याद रखेंगे, इसमें कारण जो है पता नहीं होता, इस वाले में कारण पता नहीं होता है यादृच्छिक त्रुटि में। तो यादृच्छिक त्रुटि को कैसे बताओ? ऐसे त्रुटि जिसकी कारण पता नहीं होती है भाई कि किस वजह से आ रही है त्रुटि, किस वजह से एरर आ रही है। एरर आएगा तो वो तो पता है क्योंकि हमारा मान चलो 5 सेंटीमीटर का है लेकिन मैं नाप रहा हूं तो अलग अलग वैल्यू आ रही है, लेकिन मुझे रीजन पता नहीं चल रहा है, कारण पता नहीं चल रहा है, तो उसको ही हम लोग बोलेंगे यादृच्छिक त्रुटि। तो ऐसी त्रुटि जिसकी कारण पता नहीं होती उसको यादृच्छिक त्रुटि। अब क्या उसको कम किया जा सकता है? ना भाई, मुझे तो पता ही नहीं ना कि क्यों कम आ रहा है या क्यों ज्यादा आ रहा है, क्यों त्रुटि आ रहा है, तो मैं कैसे कम करूंगा? पता रहता तो कम किया जा सकता, लेकिन पता नहीं तो हम उस त्रुटि को कम नहीं कर सकते। फिर आती स्थूल त्रुटि। तो स्थूल त्रुटि किसको बोलेंगे भाई? समझ लो, ऐसी त्रुटि जिसका मतलब असावधानी के कारण हड़बड़ी में गड़बड़ी में लिया जाता है, उसको ही क्या कहा जाता है? स्थूल त्रुटि कहा जाता है। मतलब मापनकर्ता के जो भी प्रैक्टिकल ले रहे हैं, मान चलो आप दोस्त को बोल दियो, आप उसको आप नाप रहे हो, बोल रहे हो लिखने के लिए, आप बोल रहे हो 5.38, वो लिख रहा है 5.48 लिख रहा है, क्योंकि उसको 38 नहीं आता, वो 48 लिख रहा है। आप बोल रहे 5.59 बोल रहे हैं, वो 69 लिख रहा है। मतलब उसके सुनने में आप बोल रहे हो कुछ अलग, वो लिख कुछ और रहे हैं, तो उस तरीका से असावधानी के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है, तो मापनकर्ता के जो असावधानी के कारण त्रुटि उत्पन्न होती है उसको ही क्या कहना है? आपको स्थूल त्रुटि कहना है। क्लियर है? तो मैं तीनों बता दिया, तीनों को समझ गए ना? बहुत उसी तरह से लिखना, इसमें कारण पता नहीं होता, इसमें कारण पता होता है, इसमें कारण पता नहीं होता, इसमें असावधानी के कारण उत्पन्न होती है। सिंपल ट्रिक में याद रखने का। फिर जो हमारी क्रमबद्ध त्रुटि होती है ना भाइयों और बहनों, वो जो है यंत्रीय त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि और पर्यावरणीय त्रुटि और अपूर्णता त्रुटि में उसको डिवाइड किया गया, बांटा गया है। अब इसको भी 1 by 1 समझते चलते हैं। जैसे कि यंत्रीय त्रुटि किसको बोलेंगे? नाम से स्पष्ट है, इसको यंत्रीय त्रुटि हम किसको कहेंगे? यंत्र की बनावट के कारण। मान के चलो आपकी स्केल में प्रिंट अलग कर देंगे तो आपकी क्या गलती भाई? वो मशीन आप जो करके दिए हैं, जो मशीन आपके पास है मापने के लिए, मान के चलो आप वेट मशीन लेके आए हो, उस वेट मशीन में पहले से बनावट में ही गड़बड़ है तो उसकी वजन तो बार बार अलग अलग आएगा ही आएगा, उसमें छेड़खानी हुआ हो रहेगा। ठीक है, तो यंत्र के बनावट के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको यंत्रीय त्रुटि कहते हैं। अब व्यक्तिगत, इसमें आ जो नेक्स्ट में व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि में वो स्थूल त्रुटि की तरह ही है। अब मापनकर्ता की लापरवाही के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होगी यहां पर भी, अब व्यक्ति के कारण भी अब उसको रीडिंग लेने में या मापने में नहीं आ रहा है उसको सही से। होते नहीं कई बच्चों को नापने बोलते तो उसको जीरो से नहीं नापते, उसको पता नहीं है कि हम लोग जीरो से नापते हो, कहीं और से नापते रहते। तो अगर मापनकर्ता के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको हम लोग व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं, पर्यावरणीय त्रुटि या इसी को वातावरणीय त्रुटि भी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो वातावरणीय त्रुटि क्या हो जाएगा भाई? वातावरण के कारण, जैसे कि मान के चलो मुझे घर्षण नापना है, रूम का घर्षण नापना है, मान के चलो रूम में घर्षण कितनी है, तो बरसात के दिनों में घर्षण अलग आएगी और सूखे दिनों में घर्षण अलग आएगी। चलो रूम को छोड़ देते, सड़क का, आपकी गली है, गली का हमें घर्षण नापना है, तो देखना वहां बरसात के दिनों में मिट्टी आके पूरे गड्ढे में भर जाए रहेंगे बराबर तरीके से, तो घर्षण कम हो जाए रहेगा, फिसलन आ जाए रहेगा वहां पर। लेकिन उसी चीज को हम गर्मी के दिनों में नापेंगे तो वहां पर घर्षण ज्यादा रहेगा। तो इस तरीके से पर्यावरणीय मतलब वातावरणीय के कारण भी त्रुटि उत्पन्न होती है। तो ऐसे त्रुटि जो वातावरण के द्वारा उत्पन्न होती है, ताप दाब, गर्मी रहेगा, तो कभी कभी गर्मी में मान के चलो हम लोग किसी चीज को नापते हैं तो वो फैल जाया रहता है। रॉड की बात करें, रॉड थोड़ा सा गर्म की वजह से फैल गया,
या सिकुड़ गया ठंड के दिनों में, ऐसा मान बाई एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, गर्मी ठंडा, तो ऐसा वातावरण के वातावरण के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको पर्यावरणीय त्रुटि कहते हैं। अब अपूर्णता त्रुटि क्या होती है भाई? अपूर्णता त्रुटि को समझो ध्यान से, बहुत मुश्किल नहीं, एकदम आसान है। देखो ऐसी त्रुटि जो हमें कारण पता होने के बावजूद भी हम उसको ठीक नहीं करते। हमें पता है कि मेरे वेट मशीन में 250 ग्राम एक्स्ट्रा दिखा रहा है तो मैं उसको जीरो कर दूं, उसके जीरो करना चाहिए मुझे, लेकिन जीरो नहीं करता मैं, मतलब कारण पता होने के बावजूद भी मैं उस चीज को दूर नहीं करता, ठीक नहीं करता हूं, तो इस प्रकार की त्रुटि को अपूर्णता त्रुटि कहते हैं। ठीक है, कारण पता होने के बावजूद भी, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको सुन के ही पूरी तरीके से तैयारी हो जाए और याद हो जाए। ठीक है, तो मतलब अपूर्णता त्रुटि को कारण पता होने के बावजूद भी हम उस चीज को ठीक नहीं करते हैं और मापन करते हैं, तब जो त्रुटि आती है उसे अपूर्णता त्रुटि कहते हैं। फिर भाई चलो, ये तो रहा चारों त्रुटि। फिर आती कौन सा? शून्यांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि और अचर त्रुटि। ठीक, शून्यांक त्रुटि किसको कहेंगे? एक्चुअल में इसको समझना पड़ेगा बहुत, जैसे कि यंत्र की बनावट वाला में भी इसको हम चीज को डाल सकते हैं कि हाँ ये है, क्योंकि यंत्र की बनावट है। अब देखो शून्यांक त्रुटि में शून्यांक का सही जगह पे ना होना हो सकता है। ठीक है, शून्यांक का सही जगह पे होना चाहिए, बट शून्य ही नहीं रहा, या शून्य का अनुपस्थित होना, या शून्य उपस्थित है तो उसमें उसकी स्थिति सही नहीं होना ही क्या कहलाता है? शून्यांक त्रुटि कहलाता है। शून्य को नहीं होना या शून्य होने के बावजूद भी उसका स्थिति सही से नहीं होना शून्यांक त्रुटि आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, अल्पतमांक त्रुटि क्या होती है? देखो कई बार हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं, मान के चलो आपको चीजों को नापना है ऐसे मान के चलो ये ऐसा 1 2 3 4 5 ऐसे रहता है, तो एकदम बीचों बीच आ जाता है, एकदम बीच में आ जाता है, मतलब आप कंफ्यूज रहते हैं कि मैं 1.2 लूं कि 1.3 लूं, कंफ्यूजन हो जाती है बहुत बड़ी। ऐसा इसके बीच, इसके मान के चलो कोई से भी ऐसा बीच की वैल्यू हो सकती है, तो उस प्रकार मान यहां पर इसके बीच है, इससे ज्यादा है, मतलब 1.2 से ज्यादा है और 1.3 से कम है। अगर मान हमारा 1.2 से ज्यादा और 1.3 से कम है तो इसके बीच की जो त्रुटि आती है मापन में, कि हमें कंफ्यूजन है हमारे, अब ले तो लेगी इसको, है ना, तो इस प्रकार की जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। क्लियर है? फिर हम बढ़ते हैं अचर त्रुटि पर। अब मापन हम करते हैं तो बार बार अलग अलग त्रुटि, अलग अलग मान आता है। हम मैं मापन कर रहा हूं, मेजरमेंट कर रहा हूं, तो बार बार अलग अलग मापन आने के बाद आता है, बार बार जो मापन करते हैं उसमें अलग अलग वैल्यूज आती है, तो इस प्रकार की त्रुटि को हम लोग क्या कहते हैं? अचर त्रुटि कहते हैं। ये याद रखा। तो ये रहा कंप्लीट, मैं आपको सिखा दिया यथार्थता, परिशुद्धता, मापन की त्रुटियां और त्रुटियों के सभी प्रकार को, जो मैं कोशिश किया हूं कि उसको आसान भाषा में आपको समझा दो। ठीक है, तो अब हम जो है देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, त्रुटियों का संयोजन को। तो आज ऑफ फिर से न्यू टॉपिक पे, कौन सा? त्रुटियों को व्यक्त करने के तरीके। हमने त्रुटि के प्रकार पूरी तरीके से देख रखे हैं। अब देखो त्रुटि को व्यक्त करने के 3 तरीके, यहां से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो मैं किसी वीडियो के द्वारा, इस वीडियो में नहीं, मतलब अलग वीडियो के द्वारा 1 से 2 न्यूमेरिकल आपको करके दिखाऊंगा। मतलब उसमें आपको निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि जो है वो कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि निकालते कैसे। ठीक है, अगर आपको वो चाहिए कि नीचे कमेंट करके बता देना, ताकि हम उसके हिसाब से जितना जल्दी हो सके, पॉसिबल हो सके, आपको ला के देंगे वो चीजें। निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि बहुत आसान है, चलो समझते हैं। निरपेक्ष त्रुटि किसको बोलेंगे? यहां पर देखो वास्तविक त्रुटि, वास्तविक मान, और बोल सकते किसको? मापित मान। ठीक है, वास्तविक मान और मापित मान के बीच जो अंतर होता है, कौन कौन सा? वास्तविक मान और मापित मान, दोनों के बीच में जो अंतर रहेगा, तो उसके अंतर के जो परिमाण आता है उसको क्या कहा? परिमाण बोला हूं ना मैं। परिमाण का मतलब होता है वो मॉड में पॉजिटिव वैल्यूज होती है, तो उसके बीच जो, मतलब इसको पॉजिटिव में ही लिया जा सकता है, उसके बीच की जो अंतर आती है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। वास्तविक मान और मापित मान, जैसे कि त्रुटि को भी यही है, तो निरपेक्ष त्रुटि भी उसी को कहा जाता है। अंडरस्टैंड? अब इस त्रुटि को कैलकुलेट करने के लिए कुछ हमें वैल्यू, इसका फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। जैसे कि हम बहुत बार प्रैक्टिकल करेंगे, मापन लेंगे, मान के चलो मेरे लिए मापित मान है
मैं ले लेता हूं मापित मान A1, A2, A3, A4 ऐसा करके लिया हूं AN तक, ये मेरे वैल्यूज है। अब मुझे यहां पर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, माध्य कैलकुलेट करना पड़ेगा, माध्य मान। अब ये मान किसी में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, मतलब वो लंबाई भी हो सकता है, दूरी भी हो सकता है, समय भी हो सकता है ना, इस तरीके से द्रव्यमान भी हो सकती, कुछ भी वो हो सकता है, फोर्स हो सकती है, तो ये अलग अलग आ सकती, तो वो उसी वे पे बनेगा जिसको मैं न्यूमेरिकल में आपको करा के दूंगा, ठीक है। अब देखो माध्य मान निकालना, तो मैं क्या करूंगा, A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4 करूंगा, और मान चलो मैं 4 प्रेक्षण लिया हूं, 4 वैल्यूज लेकर आया हूं, तो मैं उसको किससे डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, मतलब अभी यहां पर मैं n ले लेता हूं, n से डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि अभी हमारा वैल्यू कितना है, an तक जा रहा है, तो जितनी वैल्यूज रहेगा उतने से आपको डिवाइड करोगे, तो यहां से आपका वैल्यू कौन सा आ जाएगा, a मीन आपका आ जाएगा, मतलब एक वैल्यू आएगी कौन सा, a मीन आ जाएगा, इसी को आप चलो यहीं लिख लो, a मीन, ये a मीन आ जाएगा यहां से। अब आपको निरपेक्ष त्रुटि अगर ज्ञात करना है ना, तो वास्तविक मान और मापित मान के जो अंतर के परिमाण है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से डेल मॉड डेल A1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे होगी कैलकुलेट, मॉड आपको A मीन में, क्या बोला हूं मैं, A मीन में उसके जो माध्य मान है, ठीक है, जो मापित मान है उसको आप क्या बोल सकते हो, माध्य मान भी रख सकते हो, क्लियर है। तो माध्य मान और किसके बीच के अंतर को, वास्तविक उसकी वैल्यू A1 मान, चलो ये हमारा मापित मान आएगा, हम उसके इसको क्या माने हैं, एक्चुअल मापित वैल्यू मान, सॉरी वास्तविक वैल्यू माने हैं इसको, जो माध्य मान है उसको, क्योंकि एवरेज है, तो हाँ भाई ये हमारी माध्य मान है, उसी माध्य मान को हम क्या मान के चलेंगे, वास्तविक वैल्यू समझेंगे, और उसमें जो हमारा मापित मान है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारा डेल A1 की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह मुझे मान चलो डेल A2 की वैल्यू चाहिए, देन मैं क्या करूंगा बच्चों, फिर से A मीन की वैल्यू कुछ भी आया रहेगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, A मीन और उसी को फिर A2 माइनस करेंगे। उसी तरह डेल A3 हो बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल A3 के लिए A मीन में माइनस आपको A3 को कर देना पड़ेगा। इसी तरीका से डेल AN का करना है, तो A मीन माइनस AN तक जाएगा, इस तरीके से वो चलता रहेगा, तो इसी से निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको निकालने के बाद इसका औसत करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका औसत, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, इसको माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये जो भी वैल्यू, इसका कुछ ना कुछ तो आंसर आएगी ना, उन सभी आंसर को मतलब सिंपल सा आपको डेल A1 प्लस में डेल A2 प्लस में डेल A3 करके कंप्लीट इसको n तक जितना भी रहेगा उसको n से वैल्यू भाग करोगे, तो आपका निरपेक्ष त्रुटि की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। तो ये रहेगा इसके लिए फॉर्मूला, ये वाली बेसिक जो है बहुत डरना नहीं है, इसी फॉर्मूला के हिसाब से आपको पूरा माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैलकुलेट करना होता है। अब बात आती है अपेक्षिक त्रुटि, तो अपेक्षिक त्रुटि को हम लोग यहीं पर कर लेते हैं क्योंकि उधर इंगेज्ड हो गए हमारा। अपेक्षिक त्रुटि की बात करूं तो आपको एक चीज याद रखना, इसको फॉर्मूला से आप कर सकते हो, फॉर्मूला से इस त्रुटि को बता सकते हो, अपेक्षिक त्रुटि को कैसे, जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, उस माध्य निरपेक्ष त्रुटि को हम अगर किससे भाग कर दे, माध्य मान से, ठीक है, मतलब आपका कंप्लीट यहां पर वैल्यूज जो आएगी है ना, उसको आपको डिवाइड किससे करना है, डेल A मीन को आपको डेल A मीन से डिवाइड करना है, तो वही क्या कहलाएगा, प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। तो इसको परिभाषा में कैसे बोलोगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान के अनुपात को, क्योंकि ये बटा में है, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान के अनुपात को ही अपेक्षिक त्रुटि कहते करके बोलना, और इसी फॉर्मूला को यूज करके आपको कैलकुलेट भी कर लेना है भाई, बहुत आसान है। बस इसका निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है, एक पॉइंट गया तो आपकी आंसर्स अलग आ जाएगी, ठीक। फिर आती है प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि को भी फॉर्मूला में आप बता सकते हैं, है ना। प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, इस तरीके से, अपेक्षिक त्रुटि इंटू 100%, इस तरीके से, ठीक है, यही है सूत्र उसका। अब कैसे बोलोगे इसको, वर्ड्स में कैसे लिखोगे, अगर प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, तो अपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना है,
जब हम लोग अपेक्षित त्रुटि को किस में दर्शाते हैं, प्रतिशत में दर्शाते हैं, तो उसको ही क्या कहा जाता है, प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा, मतलब मेरे हिसाब से तो हाफ एंड पोर्शन है इसका किसका कवर हो जाता है, चैप्टर नंबर 3 मतलब 1C का आपका कंप्लीट हो जाता है यहां तक नहीं। अब कुछ कुछ टॉपिक जैसे बाकी है, मैं हम सार्थक अंक वगैरह करा दूंगा आपको, सार्थक अंक, और फिर सार्थक अंक के बाद आपको विमी सूत्र कराना है, और विमी सूत्र के बाद विमी सूत्र के अनुप्रयोग, तो 3 मेजर टॉपिक बाकी है, वो चीजें मैं आपको आने वाले वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप क्लास के हर बच्चे तक जरूर शेयर करो ताकि ये वीडियो जो कंटिन्यू आपका एंड तक आए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर्स एंड बेस्ट फ्यूचर।